हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं आज तक रेडियो का वीकली हेल्थ शो हेलो डॉक्टर, जहां बात होती है आपकी और हमारी सेहत की। मेरा नाम है चेतना काला। आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही खास टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं। इस टॉपिक से आप में से बहुत लोग रिलेट भी कर सकते हैं। ये टॉपिक है एंगर इश्यूज़ और स्टूडियो में मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है डॉक्टर योगेंद्र सिंह, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंसेस, फोर्टिस नोएडा। हेलो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हेलो चेतना। डॉक्टर योगेंद्र, बिल्कुल बेसिक चीज़ से शुरुआत करते हैं। जब हम लोग अपने घर में, आसपास सोसाइटी में, दोस्तों के बीच अगर किसी के बीच कोई लड़ाई हो जाती है, कोई थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करता है या कोई चिड़चिड़ाते हुए कमरे से स्टॉर्म आउट करता है, तो हम बोलते हैं कि इसे एंगर इश्यूज़ है, गुस्सा आ रहा है। लेकिन मैं समझना चाहती हूँ कि किताबों में, मेडिकल साइंसेस की भाषा में हम एंगर को किस तरह परिभाषित करते हैं? हम एंगर को एज एन इमोशन लेके डिफाइन करते हैं। अब वो एक नॉर्मल फिनोमेना है जैसे कि बाकी इमोशंस हैं हम ह्यूमंस में। उनकी एक इंटेंसिटी होती है, लाइक माइल्ड चिड़चिड़ाहट से, थोड़े गुस्से से लेकर के बहुत हार्ड एंगर जहाँ पर लोग बहुत गुस्सा करते हैं, सामान फेंक देते हैं, हिटिंग हो जाती है। तो ये एक पूरा एक स्पेक्ट्रम है और ये इमोशंस का है। तो अब आप ये कहेंगे कि एंगर नॉर्मल है या एबनॉर्मल, वो एक नॉर्मल इमोशन है। इंटेंसिटी के बेस पे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि ये एबनॉर्मल जगह पे चला जा रहा है या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चला जा रहा है। आसान भाषा में ऐसा बोलेंगे, पर अदरवाइज इट्स जस्ट एन इमोशन एंड इट हैज़ अ रेंज। ओके। तो जैसे जब हम इसको एक इमोशन के तौर पे डिफ़ाइन कर रहे हैं, हम खुशियों को अपने शरीर में डोपामीन, सेरोटोनिन, इन हार्मोन्स के थ्रू समझते हैं। उसी तरह एंगर के लिए क्या होता है हमारे शरीर में? सेम। तो यही सारे न्यूरोकेमिकल्स हमारे ब्रेन में, डोपामिन, सेरोटोनिन, इनका एक इंट्रैक्शन होता है। अलग अलग ब्रेन में अलग अलग पोर्शन में इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, रिसेप्टर्स होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो डिफ़ाइन होता है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब हमारे शरीर में, जब कोई भी व्यक्ति रेज में आ रहा है, गुस्से में आ रहा है, तो उसके शरीर में क्या केमिकली चीज़ें हो रही हैं, क्या हरकतें हो रही हैं? ओके। तो एंगर एपिसोड के समय में हमारी बॉडी में दो तरीके के मेनली चेंजेस आते हैं, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल जो सिम्टम्स हम लोग देखते हैं वो सारे ऑटोनॉमिक अराउजल की वजह से होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, हमारा आप देखेंगे कि मसल्स में ज़्यादा ताकत आ जाती है, स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। आपकी बॉडी में आप देखोगे कि टाइटनेस हो जाएगी, मसल टाइट हो जाएगा, स्वेटिंग करने लगोगे, बॉडी हिलने लग जाएगी। ये सारे ऑटोनॉमिक अराउजल के सिम्टम्स हैं जो बायोलॉजिकली एंगर के समय आपको दिखाई देते हैं। जब हम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करते हैं तो जैसे कि फोकस इफेक्ट हो जाता है, आप जिस चीज़ में कंसंट्रेट कर रहे होते हो वो इफ़ेक्ट होने लग जाता है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो इफ़ेक्ट होने लग जाती है। जैसे एग्जांपल में अक्सर आप देखते हैं कि गुस्से में रोड रेज होते हैं बहुत बार, तो वहाँ फाइट होती है तो लोग डिसीजंस गलत लेने लग जाते हैं, गुस्से में कुछ भी कर रहे हैं जो उनको पता ही नहीं चलता कि ये सही या गलत। तो ये सारे सिम्टम्स आपके दो रूप में आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएंगे। और केमिकली क्या बदलाव हो रहे होते हैं? तो केमिकली जो बदलाव है, जो हमारे ब्रेन में केमिकल्स हैं, डोपामिन और सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इन तीनों के प्ले के साथ, इंटरप्ले के साथ जो रिएक्शन आता है उसमें देखेंगे कि नॉरएपिनेफ्रिन की जो एक्शन है वो बढ़ जाता है। ये इमरजेंसी नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ओके। तो ये बेसिकली ऑटोनॉमिक सिस्टम को इफेक्ट करता है। जैसे आपको पता होगा कि जब हम खतरे में होते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर वो नॉरएपिनेफ्रिन का सेक्रेशन बढ़ जाता है। वो क्या करता है, हमको एज अ इमरजेंसी के लिए रेडी करता है। तो जब हम इमरजेंसी के लिए रेडी होते हैं तो क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांसें आप तेजी से लेने लग जाते हो। आसान भाषा में समझना चाहूँ तो हमारी बॉडी को अलर्ट करने वाला एक तरह का केमिकल है। ट्रू। Okay. तो वो जो अलर्टनेस आती है तो कैसे आएगी, यू विल इंक्रीज योर हार्ट बीट, स्वेटिंग विल इंक्रीज, योर मसल विल बिकम मोर पावरफुल एज इफ यू आर गेटिंग रेडी टू फाइट। ओके, ठीक है। तो सेम चीज़ आपको दिखता है जब पीपल आर हैविंग ह्यूज एंगर इश्यूज। ओके।
ठीक है, अगला सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि जब हम लोग एंगर इश्यूज़ की बात कर रहे हैं तो इसके यूँ तो हम लोग बॉडी के चेंजेस देख ही रहे हैं किसी भी व्यक्ति में, लेकिन कुछ सिम्टम्स को अगर एक दो पॉइंट्स में हम समझना चाहें तो किस तरह के सिम्टम्स हैं? देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एक स्पेक्ट्रम है ये, मतलब बहुत आप देखेंगे कि बहुत स्मॉल इरिटेशन से बहुत आप इंक्रीज लेवल तक, जहाँ पर हिटिंग बिहेवियर तक आ जाता है, जब लोग गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तोड़ फोड़ भी करते हैं। तो सिम्टम वाइज आप देखेंगे तो पूरा स्पेक्ट्रम है, जहाँ बहुत छोटा सा इरिटेशन से लेके बहुत ज़्यादा इरिटेशन तक हो सकता है। ठीक है, आप उस मोड में आ सकते हैं जहां आपका डिसीजंस गलत होने लग जाएगा। आप उस मोड पे आ सकते हैं जब आप बहुत शाउटिंग करने लग सकते हैं। इसी के लिए हमारे रिएक्शंस ही है जो हमने पहले डिस्कस करे कि शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं वही एक तरह से हमारे सिम्टम्स की भी कतार में जाता है। ठीक है, इसके कॉजेस की बात करते हैं कि क्या कारण है हमारे जीवन में कि इन जनरल लोगों को, वैसे तो अलग अलग रीजंस होते हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं अगर ऑफिस में बैठी हूँ और मेरी किसी से बहस हो जाए तो मैं फॉर अ वाइल मैं उस चीज़ के कारण गुस्सा हो जाती हूँ। घर में पेरेंट्स के साथ अगर कुछ बात ठीक से नहीं हो पा रही है, रिलेटिव्स के साथ कोई तू मैं हो गई है, तो इसलिए गुस्सा आ जाता है। हम कॉजेज़ को किस तरह मेडिकली देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एंगर का आना वो एबनॉर्मलिटी नहीं माना जाता, पर हम अगर वो एंगर की सीवियरिटी बढ़ जाती है तो फिर वो एक एबनॉर्मल सिचुएशन हो जाती है, करेक्ट, जहाँ पर हिटिंग हो रही है। अब हमें ये देखना है कि क्या क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं जो उसको एक माइल्ड एंगर से, जहाँ हल्की सी इरिटेशन हुई, थोड़ी सी तू मैं हुई, से बढ़ करके वो वहाँ पहुँच जा रहा है जहाँ हिटिंग शुरू हो गई, सामान फेंकना स्टार्ट हो गया, अपने आप को नुकसान पहुँचाना भी उसमें आने लग जाता है। तो हमें ये देखना है कि क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। कॉज बोलना एक डिफरेंट होगा। वी आर नॉट लुक, हम एक डिजीज़ थोड़ी ना ढूंढ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है जिसकी वजह से एक नॉर्मल सा गुस्सा इतना तेज़ी से बढ़ गया कि बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया। तो कॉज में हम अब दो तरीके, उसको दो एंगल से देख सकते हैं या दो ग्रुप में डाल सकते हैं, एक मेडिकल और दूसरा साइकोलॉजिकल कॉजेज़। मेडिकल में जिन लोगों को क्रोनिक इलनेसेस होती हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, बहुत दिनों से जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके लिए ये लोग प्रोन होते हैं ज़्यादा एंगर के लेवल पे जाने के लिए। जिन लोगों को कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टेंट हुआ है, कभी ब्लॉकेज उनके पाया गया है कार्डियक में, ऐसे लोग भी ज़्यादा प्रोन होते हैं। जिन लोगों को एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, हाइपो है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, या आप जैसे देखेंगे कि PMS होता है, जब पेरीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, जहाँ पे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस फीमेल्स में होता है, उस समय भी आप देखोगे कि इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, गुस्सा ज़्यादा आता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो ऑफन कंट्रीब्यूट मेडिकली करते हैं लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होने में, जहाँ पे सीवियरिटी बढ़ जाती है। साइकोलॉजिकली जो हम लोग देखते हैं, जो साइकोलॉजिकल इलनेसेस हैं उसमें एक सब्सटेंस अब्यूज़ है। ऑफन जो लोग सब्सटेंसेस लेते हैं, मतलब अल्कोहल एडिक्शन है, निकोटिन एडिक्शन है, ओपियोइड एडिक्शन है, ऐसे लोग ज़्यादा प्रोन हैं कि जहाँ गुस्सा बहुत सीवियर लेवल पे चला जाए। जिन लोगों को डिप्रेशन होते हैं, जिनको एंग्जाइटी के सिम्टम्स होते हैं, वो बहुत प्रोन होते हैं जहाँ पर एंगर हाई लेवल पे चला जाए। एक बहुत कॉमन जो ऑफन हम लोग डिस्कस करते हैं और आपने भी स्टार्टिंग में बोला, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स या एडजस्टमेंट इश्यूज़ होते हैं। कहाँ पर? ऑफिस में डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, आपको रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो रहे हैं, पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चों को हैंडल करने में डिफ़िकल्टीज़ आ रही है। तो ये सारे आपको प्रोन बनाते हैं जहाँ पर आपका एंगर जो है शूट कर जाएगा। तो दीज आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जहाँ पर हमें फोकस रखना है और जो हमें बताते हैं कि सिम्टम्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, सीवियरिटी बढ़ने के। एक बहुत अच्छी बात आपने इस कॉन्वर्जेसन के दौरान ये कही कि ये एक बेसिक बिहेवियर या इमोशन ही है, इसे किसी डिजीज़ की तरह लेना थोड़ा सा अलग मतलब है। क्रोनिक जब हो जाए, इंटेंसिटी जब बढ़ जाए, तब हम उसको डिजीज़ के तौर पे देखते हैं।
इसके मैनेजमेंट पर आते हैं, क्योंकि आई थिंक कि इसका मैनेजमेंट का ही जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज़्यादा वास्ट है। मैंने देखा है कि लोग अक्सर थेरेपीज़ लेते हैं, लोग अक्सर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट दवाइयों की भी हेल्प ले रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके एंगर एक पर्टिकुलर इशू है। जैसे आप डिप्रेशन से डील कर ले रहे हैं, एंजाइटी से डील हो रहा है, वक्त लग रहा है पर डील हो रहा है, लेकिन एंगर इकलौता ऐसा इशू है जिसे लोग एडमिट ही नहीं कर पाते हैं कि उनको एंगर है भी। तो विल जस्ट गो इन अ वेरी स्टेप वाइज मैनर। मान लीजिए कि ऐसा फील होता है कि एंगर है, तो हाउ विल यू मैनेज इट? तो वन इज लाइक द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि मेरा एंगर प्रॉब्लमेटिक एग्जैक्टली, लाइक रिकॉग्निशन नहीं है। एग्जाम्पल, इफ सपोजिंगली अ लेडी इज वॉकिंग अराउंड द रोड एंड आपको लगा कि somebody misbehaved और दैट लेडी ने एंग्री होकर उसको कुछ बोल दिया, तो दैट इज़ अ नॉर्मल एंगर। बट अगर वही जाकर के सामान फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं, दैट विल बिकम अ डिफिकल्ट थिंग। तो नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि ये जो इज इट अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, इज इट अ प्रॉब्लम। अब क्या वो उस लेवल पे है जहाँ मुझे कंसर्न होना चाहिए? तो ऐसे केस में व्हाट वी हैव टू लुक, आपको जो ध्यान देना है कि क्या मेरा एंगर एपिसोड के बारे में मेरे फ्रेंड्स ऑफन मुझसे बता रहे हैं कि आप बहुत गुस्सा हो जा रहे हो, या आपको खुद लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा हार्म कर दे रही हूँ, अपना नुकसान कर ले रही हूँ एंगर में, या मैं अपने फैमिली मेम्बर्स का नुकसान कर दे रही हूँ। छोटे छोटे एंगर इश्यूज़ हैं। कैरियर पे इफेक्ट होता जा रहा है। अच्छा, कैरियर पे, ओके। क्या वो उस पर इफेक्ट हो रहा है, या मेरी जो मेरा अपना जो टारगेट्स हैं लाइफ के अचीवमेंट्स के, उस पर इफेक्ट हो रहा है? क्या मेरा गुस्सा रिलेशनशिप पे मेरे इफेक्ट कर रहा है? तो जब ये चीज़ें आपको दिखने लग जा रही हैं तो आपको समझ जाना है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट इज़ हैपनिंग नाउ। ठीक है, तो स्टेप 1 रिकॉग्निशन हो गया, उसको पहचानना हो गया। एग्जैक्टली, वेदर इट्स अ प्रॉब्लमैटिक और नॉट। ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट नाउ वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट व्हाट आर द ट्रिगर्स और व्हाट आर द इनिशियल सिम्टम्स दैट यू आर हैविंग जब आपको ऐसे एपिसोड्स आते हैं। सो जो स्टेप 2 है, वहाँ पर हम लोगों को एंगर के जो सिम्टम्स हैं, जो इनिशियल सिम्टम्स है, वो रिकग्नाइज करने हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जब मैं एंग्री होती हूँ या होता हूँ तो मैं क्या चीज़ फील करता हूँ। वन इज़ रेज, उस समय मेरा हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाता है, मैं बहुत रेस्टलेस हो जाता हूँ, मुझे पसीने आने लगते हैं, मेरी बॉडी शिवर करने लग जाती है, ठीक है, मेरे डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होने लग जाते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स की डिफ़ाइन किए थे या डिस्कस किए थे, तो वो अगर हमें आने लग जा रहे हैं और हम उसको फील कर पा रहे हैं, तो पहले ट्रिगर हमें जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो हमको समझना है। तो स्टेप 2 इज़ दैट। नाउ द स्टेप 3 इज़ दैट we have to learn what are the acute management of these anger episodes. Okay. तो acute management का means supposingly आपको ऑफन ऐसा एपिसोड्स हो रहे हैं कि बार बार ऑफिसेज में या वर्क प्लेस में आपको समझ में आ रहा है कि मैं कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है, आई एम गेटिंग वेरी एंग्री सडनली। तो पहला स्टेप जो आप कर सकते हो कि आप ऐसे एपिसोड्स में अपने आप को ऐसा ट्रेन करो कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप याद रखो। लाइक व्हेन यू आर वेरी एंग्री, start counting from 100 to 1. This gives your brain an ample time to understand how to control your emotions there only. Okay. Second option जो लोग often use करते हैं कि वो 1 glass of water पीते हैं. So whenever the conversation is getting heated up, things are going bad, so आप 1 या 2 glass पानी पीते हो. That gives your body again a chance to set itself to 0 and start thinking in a more decisive way, in a correct way. थर्ड ऑप्शन, अगर आपको जब समझ में कुछ नहीं आता कि एकदम हे वायर हो रही हैं चीज़ें, तो वन थिंग इज़ दैट वे यू कैन एक्सक्यूज योर सेल्फ एंड से दैट आई जस्ट वांट टू टेक अ ब्रेक, आई वांट टू गो आउट फ्रॉम दैट प्लेस. सो इफ दैट समथिंग इज हैपनिंग, यू जस्ट टेक अ ब्रेक, यू टेक अ स्ट्रॉल, एंड दैट अगेन गिव्स यू सम टाइम टू मैनेज योर सेल्फ, टू इम्प्रूव योर द रिस्पॉन्स. मैंने कुछ वाइल रिसर्चिंग फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मैं कुछ केस स्टडीज़ देख रही थी जिसके अंदर एक ऐसा केस आता है जहाँ पे जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है. ही लर्नड ये सारी जो भी ट्रिक्स हैं 1 to 100 पढ़ने की, पानी पीने की, ही इज़ ट्राइंग एवरीथिंग. लेकिन जिस सिचुएशन में वो है वहाँ पे उसको गुस्सा आ रहा है. ही डजंट फील लाइक कि मैं सिचुएशन को छोड़कर चला जाऊँ. ही वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट सिचुएशन.
इवन दो उसको ये रियलाइजेशन है कि ये सिचुएशन गलत है, इवन दो उसको ये रियलाइजेशन है कि मेरा जो गुस्सा है आई नीड टू कंट्रोल इट फॉर दिस मोमेंट, बट स्टिल वो नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। सो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग इज एन एक्यूट मैनेजमेंट। जब ये चीज़ हो रही है आप उस समय क्या करोगे उसकी बात है। हम जब लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की बात करते हैं कि हाउ आर वी गोना मैनेज, उसमें कैसा है हमें दो कंपोनेंट पे डिवाइड हम करते हैं मैनेजमेंट। एक होता है बिहेवियरल और एक होता है कॉग्निटिव। तो बिहेवियरल कंपोनेंट में जो चीज़ें अक्सर लोग करते हैं और हेल्प है, वी हैव एविडेंस फॉर ऑल दीज थिंग्स व्हाट वी आर टॉकिंग। बिहेवियरल में जैसे कि रेगुलर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, ये आपको हेल्प करते हैं क्योंकि ये आपके ब्रेन में जो केमिकल्स हैं जो हाइटेंड अप रह रहे हैं उनको बेस लाइन पे ले आने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल एक्सरसाइजेज लाइक रिलैक्सेशन, जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपने सुना होगा, जहाँ पे एब्डोमिनल लोग ब्रीदिंग करते हैं, डीप करते हैं। वन इज़ दैट। सेकेंड थिंग इज़ दैट रिलैक्सेशन इमेजनरी पे ध्यान, एक तरीका है जहाँ लोग कुछ टाइम देते हैं और उन चीज़ों को इमेजिन करते हैं जो जिनको पसंद करते हैं। लाइक इफ दे वांट टू गो आउट टू Switzerland, तो just they sit and imagine. So these are some of the techniques which has been used to behaviorally settle you. Second, और जो behavioral techniques हैं like they have to work upon their communication skills. तो वहाँ पर वो कहाँ पे काम करते हैं कि जैसे ऑफन कई बार क्या होता है कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से चीज़ें बिगड़ जाती हैं, तो उन पे वर्क करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमर को ऐड करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में, मतलब जहाँ पे भी टफ़ सिचुएशंस आ रही हैं वहाँ वो कुछ ह्यूमर ला करके ऐड करते हैं और उस चीज़ को बहुत सिंप्लीफाइड में बना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर इंटरनेट पे काफ़ी सारे मीम्स भी आते हैं कि किस तरह आई एम सेविंग माई लाइफ विद माई सार्केज्म। करेक्ट। सो दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक दैट पीपल यूज़। तो ये सारे जो बिहेवियरल टेक्निक्स हैं यूज़ करते हैं। सेकेंड थिंग इज़ दैट कॉग्निटिव इंटरवेंशन। अब कॉग्निटिव इंटरवेंशन को समझना है। हम बेसिक जो थॉट थिंक करते हैं उस पे ही हम ऐड करते हैं। सो इफ़ सपोजिंगली हमें कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं और हमारे मन में एक थॉट प्रोसेस है, हम उससे ही फाइट कर रहे होते हैं कई बार, ठीक है, और हम उस जगह पे नहीं जा पाते हैं जहाँ पर लाइक फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे सपोजिंगली यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विथ योर कोलीग और उसकी थोड़ी सी भी बातें आपको इर्क कर जाते हैं। अगर आप इसको कॉग्निटिवली सोचना, क्योंकि आपके मन में वो थॉट है कि देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन दैट इज़ गोइंग ऑन, करेक्ट, बट इफ़ यू टेल योर ब्रेन दैट कि उसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, ही इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग द सेम वे आई एम स्ट्रगलिंग इन माई लाइफ, ओके, एंड देयर आर अदर वेज rather than fighting every day जहाँ पर अपने competition को maintain कर सकते हैं, तो your cognitive thought will change and automatically वो आपके behavior में भी change आने लगेगा। So what I can get is कि हमें थोड़ा सा empathetic होना दूसरे इंसान के लिए भी शुरू कर सकते हैं हम। Correct. So now I'll give you one very simple method that we teach lot of patients की clients को कि कैसे आप अपने इस anger को help करो। I'm clubbing up that. तो उसमें कैसा है कि लाइक सपोजिंगली यू गिव मी दैट एग्जांपल कि ऑफिस में ऐसा प्रॉब्लम हुआ, ही नोज़ दैट बॉय नोज़ कि ऐसा है, फिर भी मैं वो हट नहीं पा रहा है उस जगह से और उसको ही हैज़ टू फाइट एंड ही इज़ गोइंग इनटू रेज। नथिंग इज़ व्हेन सच एपिसोड्स हैपन, आपको घर पे आना है। आज जो हो गया दैट इज़ फाइन, यू हैड अ फाइट एंड देयर वाज लॉट ऑफ अल्टरकेशन, उसने उसको बोला, उसने बोला और चीज़ें हो गया। व्हेन यू कम बैक और जब आप ठंडे मन से घर में बैठते हो, यू स्टार्ट थिंकिंग कि जो आपका रिस्पॉन्स था वो सही था या गलत। ओके, एनी रिस्पॉन्स को ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि वो सही या गलत। अब आपके साथ अगर किसी ने आपका सामान चोरी कर लिया तो यू आर बाउंड टू गेट एंग्री एंड यू हैव टू गेट एंग्री। यू कैन नॉट बी लाइक अरे बहुत अच्छी बात है, मेरा सामान किसी ने, यू आर सपोज टू शाउट ऑन दैट। तो आपको फर्स्ट ये बैठ के समझना है कि जो मेरा बिहेवियर था वो सही था या गलत, वो वैलिडेटेड था या नहीं था। इफ़ यू फील दैट नो दिस इज समथिंग जहाँ पर मैंने गलत किया या आई कुड हैव डन इन अ बेटर वे, यू चूज योर सेल्फ कि व्हाट इज़ अ बेटर वे दैट आई कुड हैव डन इट। आप उसको लिखो, ओके, यू राइट इट। Every time such situations happen, you write it down
that if next time similar situation happen, this is what I'm going to do. Okay. I'll try to go away from that place, or I'll lower down my voice, or what I will do is that उस समय मैं नहीं बोलूँगी, बाद में जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तब मैं बात को बोलूँगी. So you have to yourself start looking at the better options, and you have to keep on teaching your brain how it is going to be done. But it's very difficult to train your brain. This is a long process. See, all the जितनी भी therapeutic चीज़ें हैं वो बहुत अच्छा improvement लेके आते हैं, but they take some time. Okay. So this is where you have to keep on doing it every time it happens, and slowly you will realize that slowly you are shifting. और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी. Like you'll have to work upon the adaptive skills. You have to learn upon your coping strategies. You will have to learn upon the कि हम कैसे अपने आप को रिलैक्स कर सकें. Like for example, लोग जब किसी सोशल सिचुएशन में बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, उनसे थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर बात करोगे तो they'll get very angry. But they are not getting angry because of the situation. They are getting angry because they are anxious. तो वो पिकअप करना पड़ेगा. They will have to understand, oh, these are things which are making me anxious, and I'll have to work on that so that next time it doesn't happen. Okay. So the whole concept is this. So it's like कि आपको थोड़ा वक्त देना, कमिट करना पड़ेगा अपने इस पर्टिकुलर एंगर इशू के लिए, या इन जनरल भी आई थिंक मेंटल हेल्थ के जो भी एस्पेक्ट थेरेपी से होकर गुजरते हैं वहाँ पे वक्त लगता है. Correct. Which brings me to my next question, also wrapping up the podcast, कि लोग अक्सर जब भी हम लोग मेडिकल या हेल्थ की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो लोग तब तक अलर्ट नहीं होते हैं जब तक हम उन्हें ये ना बता दें कि भाई इसके ये नुकसान होंगे आपको, तो जस्ट गेट अलर्ट बाय दिस. एक जगह मैं पढ़ रही थी कि एंगर के कारण हमारे न्यूरॉन्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, ख़त्म होते हैं हमारे न्यूरॉन्स, डिस्ट्रॉय होते हैं. क्या इसमें See, whenever anything, एंगर जब भी सीवियरिटी बहुत बढ़ जाएंगे, जैसे मैंने बोला कि ऑटोनॉमिक अराउजल होंगे, हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स हैं वो फ्लक्चुएट होंगे, और जब भी ये चीज़ें होंगी, किसी भी तरीके की ये चीज़ें होंगी, ऑफ कोर्स दे आर गोना अफेक्ट अस फिजिकली ऑल्सो, क्योंकि उनका ही एक फंक्शन है, वही उन्हीं रिसेप्टर्स पे काम कर रहे हैं, तो दे डू अफेक्टेड. तो अगर हम लोग थोड़ा मतलब फिज़िकली देखें, नॉट इन अ वे कि कोई व्यक्ति गुस्से में आके एक दूसरे को मार रहा है, बल्कि अगर हम उसके अपने शरीर के अंदर परेशानी देखें तो एंगर इश्यूज़, और वो भी अगर इंटेंस हैं या एक लंबे वक्त से आप गुस्सैल रहते हैं, आपका मिजाज ही बिल्कुल गुस्सैल हो गया है, तो वो आपके शरीर को, आपके बॉडी पार्ट्स को किस तरह इम्पैक्ट करता है, क्या नुकसान हो रहे हैं आपको? तो अब अगर आप कॉन्टिन्यूसली बार बार मतलब सीवियर एंगर में चले जा रहे हो, और हर समय आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं उनकी फायरिंग बढ़ रही है, लाइक जैसे इमरजेंसी वाला बॉडी हर समय रिएक्ट कर रहा है, हाँ. वो केमिकल्स आपको हर समय हाइपर अलर्ट पोजीशन में रख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, इन सारे सिस्टम्स पे फ़र्क पड़ रहा है. कार्डियक पे पड़ रहा है सबसे बड़ा, फिर लंग्स पे भी पड़ रहा है, ब्रीदिंग में भी अफेक्ट हो रहा है. तो ये जब सिम्टम्स, जब ये आपकी बॉडी ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली आपको बाकी सब ऑर्गन्स में भी अफेक्ट करेंगे. आपकी किडनी भी अफेक्ट होगी, लिवर भी अफेक्ट होगा. तो डेफिनेटली व्हेन दिस कॉन्टिन्यूसली गोज ऑन, इट डज कंट्रीब्यूट टू ऑल दीज, मतलब जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स ऑर्गन्स में आते हैं उनमें कंट्रीब्यूट करते हैं. बहुत सी रिसर्चर्स में ये भी दावा करते हैं कि अगर आपको लंबे वक्त से एंगर इश्यूज़ की शिकायत है तो वो आपको आगे चलकर डिमेंशिया भी ट्रिगर करती है. जैसे मैंने बोला कि एंगर इश्यूज़ जब जो भी हैं, जब सीवियरिटी इनकी बढ़ती है, हमारे ब्रेन में ही जो न्यूरॉन्स हैं और इन जो केमिकल्स हैं ये सारे इफ़ेक्ट होते हैं. जब इफ़ेक्ट होंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको न्यूरोनल डैमेज के रिजल्ट्स भी आने लग जाएंगे. जो न्यूरॉन्स ज़्यादा दिनों तक चलने वाले थे वो जल्दी से डिजेनरेशन की तरफ जाने लगेंगे, तो ऑफ कोर्स डिमेंशिया के सिम्टम्स भी आपको जल्दी आएंगे. बहुत से लोग मैंने देखा है
आजकल के वक्त में। हालांकि इसका बहुत एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मैं कहूँगी कि जो हमारा डिजिटलाइजेशन हो गया है, मैं उसको भी मानती हूँ। लेकिन मेरे मानने से क्या ही फ़र्क पड़ता है, मेडिकली अगर हम समझना चाहें, क्या गुस्सा होने से आपकी स्मरण क्षमता पे असर पड़ रहा है? क्या आप जो छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, अक्सर काम करते करते आप बात भूल गए हैं, या आप घर पे बैठे हुए हैं और आपको कुछ काम, फ्रिज से कुछ सामान लेने जाना था और आप अचानक से भूल गए हैं, क्या इसका भी एंगर से कुछ कनेक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में बायोलॉजिकल सिम्टम्स और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने बोला था कि फोकस, अटेंशन, मेमोरी, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं अगर आप कॉन्टिन्यूसली हर समय हायर लेवल ऑफ एंगर में रहते हो, क्योंकि बॉडी हर समय अलर्ट रह रही है, उसका फोकस रिस्ट्रिक्टेड होता जाता है। तो इन सब कॉग्निटिव चीज़ों पे उसका इफेक्ट आता है। बॉडी का जो सारा फोकस है वो आपके एंगर को संभालने की तरफ ज़्यादा इन्वेस्ट हो जा रहा है, इससे डिस्ट्रैक्ट होकर कि आपकी बॉडी को चीज़ें याद भी रखनी है, ये काम भी करना है, ब्रेन डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहा है। वेरी ट्रू। ओके, कुछ एंडिंग अगर हम लोग पॉडकास्ट को रैप करते हुए आप हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बोनस टिप अगर देना चाहें तो वन इज़ टू कंक्लूड, मैं यही बोलना चाहूँगा कि एंगर को हमें एक इमोशंस की तरह लेना है, और अगर हमको ऐसा लगता है कि नहीं, अब इसकी सीवियरिटी इतनी बढ़ रही है जहाँ वो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रही है, और आपको भी समझ में आ रहा है कि मुझे इससे लॉस हो रहा है, मेरी इन्वायरमेंट में इफ़ेक्ट हो रहा है, लोगों को इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उस पर इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। बहुत सारी बुक्स हैं, आपका भी जैसे पॉडकास्ट है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हो, इन चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए जब ऐसा आपको लगता है कि मुझे चीज़ों को सेटल करना है। और अगर लगता है कि नहीं, आई एम नॉट एबल टू सेटल, देन इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड आइडिया कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को संपर्क करें, सो दैट वो टेक्निकली आपको समझा सके कि आप किस जगह पर हो और क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं जिससे आपको हेल्प हो। ठीक है। हेलो डॉक्टर के इस एपिसोड में हमने बात की कि गुस्सा आपके शरीर में किस तरह पनपता है, इसके कारण आपके शरीर को लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान हो सकते हैं, और आप वक्त रहते इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। नमस्कार, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही पॉडकास्ट में।